कक्षा 12 में इतिहास पढ़ने वाले समझ छात्र एवं छात्राओं का मैं अपने YouTube चैनल चक्रपाणि पांडे KLIC पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कल मैंने आपको महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण विषय पर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया था और इसके बारे में मैंने बंधुता एवं विवाह, परिवारों के बारे में तथा पितृवंशिक व्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी और विवाह के नियम क्या थे इसके बारे में हमने आपको पूरा दृष्टांत प्रस्तुत किया था। आज हम आपको इसी के आगे लिए चलते हैं और इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि विवाह के नियम क्या क्या थे। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले विवाह के प्रकार के बारे में जान लीजिए। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये महाभारत कालीन व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है जो बंधुत्व, जात तथा वर्ग के विषय में है। ये समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जात या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। इस प्रकार विवाह के प्रकार हैं। अब विवाह के नियम। जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहीं इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था, यानी समगोत्रीय विवाह नहीं होता था। और यही नियम आज भी चल रहा है कि हम समगोत्रीय विवाह नहीं करते हैं। गोत्र हमारा स्त्री का और पुरुष का अलग अलग होना चाहिए। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। इसका तात्पर्य ये था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव ये हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। और कहा भी गया है कि सभी दानों से श्रेष्ठ कन्यादान ही होता है। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था। जिन्होंने नियम बनाए या नियमों का पालन वही नहीं करेंगे तो फिर अन्य लोगों से आशा नहीं की जा सकती है कि नियम का पालन वो करें। इसलिए ब्राह्मणों ने जो नियम बनाए थे उन नियमों का पालन ब्राह्मणों को स्वयं पहले करना पड़ता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। शेष समाज के जो लोग थे वे भी इन बनाए हुए नियमों को पालन करेंगे। जैसा आज भी है, या सरकार कोई नियम बनाती है या संसद हमारे लिए नियम कानून बनाती है तो उसका पालन न सिर्फ सरकार चलाने वाले लोगों को या जनप्रतिनिधियों को करना पड़ता है, बल्कि उस नागरिक को करना पड़ता है जो उस देश में रहता है। इस बात को आप विशेष रूप से जानिएगा। 500 ईस्वी पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी। मनुस्मृति ये बहुत चर्चित किताब है जिसका संकलन लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मणों लेखों का ये मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है
और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीपीय में फैले क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकार को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को यानी शेष को निंदित माना गया है। 8 प्रकार के विवाह मनुस्मृति में बताए गए हैं, जिनमें 4 को श्रेष्ठ माना गया, उत्तम माना गया है और बाकी को निम्न स्तर का माना गया है, अर्थात निंदित माना गया है। संभव है कि ये विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थीं जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे, यानी ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानते थे। यहाँ एक बात स्पष्ट हो रहा है कि इस समय ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था और ब्राह्मण ही जो नियम बनाते थे उसका पालन सभी वर्गों को करना पड़ता था, और मनुस्मृति इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आज के समाज में देखें तो मनुस्मृति का विरोध होता है। बहुत सारे लोग जो निम्न जातियों के लोग थे वो अति प्राचीन काल में और प्राचीन काल में भी इन ऊंची जातियों के द्वारा सताए गए, लेकिन आज संविधान ने उनको अधिकार दिया, उनका आरक्षण निश्चित किया, अब वे लोग भी आगे आ रहे हैं। तो ऐसे लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं। और बात भी सही है कि जो नियम एक विशेष जाति वर्ग को महत्व देते हों उसका विरोध होना ही चाहिए, क्योंकि समाज में हमारे संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है। अब अगला है स्त्री का गोत्र। आप ऐतिहासिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से इसको पढ़िएगा और इसकी जानकारी बराबर प्राप्त करते रहिएगा और नोट हमेशा बनाते रहिएगा, क्योंकि जो अंश आपका छूट जाएगा वो अंश दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यदि अवसर मिला तो उसका रिवीजन किया जाएगा। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वो लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। किन लोगों को? विशेष रूप से ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों के जो लोग थे, ब्राह्मण जाति में पैदा होने वाले जो लोग थे, उनको गोत्रों में बांधा गया, गोत्र बताया गया। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता है। आज भी यही है, प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता है। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था। आज भी माना जाता है, आज भी यही परंपरा चली आ रही है। वर्तमान समय में भी यही परंपरा चली आ रही है। लड़की ने जन्म लिया पिता के गोत्र में, लेकिन शादी उसकी हुई पति के गोत्र में, तो शादी के बाद वो पति के गोत्र के नाम से जानी जाएगी। तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे, और आज भी यही संभव है और आज भी यही प्रथा चली आ रही है। वर्तमान समय में भी देखते हुए चलिए, क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? अब प्रश्न ये उठता है, क्या जो नियम बनाए गए थे इनका अनुसरण लोग करते थे? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से भी उद्धृत किए गए हैं या उद्धत होते हैं। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है, एक लेखा जोखा तैयार किया है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके समझाता हूँ। अभिलेखों में सातवाहन राजाओं के नाम और उनके गोत्र देखिएगा। अभिलेखों में सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। जो राजा शब्द आएगा उस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए, जिसका पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृतिक शब्द है जिसका अर्थ पुत्र है। पुत्र मीन्स पुत्र।
गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। अगर आप संस्कृत पढ़ें तो इसमें षष्ठी विभक्ति आती है, गौतमी का पुत्र। गौतमी और वसिष्ठ स्त्रीवाची नाम हैं। गौतम और वशिष्ठ के ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र हैं। राजा गौतमी पुत्र श्री सातकनी, राजा वशिष्ठ पुत्र श्री पुलुमाई। ऐसे ही तमाम इसमें दिए हुए हैं। इसको हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखेंगे, अभी वही स्त्री गोत्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्धित थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसा ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। ये बहुत बड़ी बात है। शादी के बाद भी उन्होंने पिता के गोत्र का ही पालन किया। ये भी पता चला है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र में थीं। ये तथ्य बहुविवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः ये उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में है। बांधों, ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता है। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थीं, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया है। तो ये था पत्नी के गोत्र के संबंध में एक दृष्टांत जो मैंने आपको दिया। याद रखिए, सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब नहीं लिखना है, आपको मुख्य मुख्य अंशों पर ध्यान दे करके नोट तैयार करना है। वे मुख्य मुख्य अंश कौन से हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया है, लेकिन जो अंडरलाइन मैंने नहीं किया उन चीज़ों को आप स्वयं कर लें और उसका अध्ययन करके एक नोट तैयार करें। एक प्रश्न है यहाँ पर, क्या माताएं महत्वपूर्ण थीं? आज भी माताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम यानी माता के नाम से भी चिन्हित किया जाता था। इससे प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिक होता था। तो ये जो सारी चीज़ें थीं, ये मैंने आज आपको बताया कि स्त्री का गोत्र और विवाह के बारे में। अगला टॉपिक जो आपका आएगा वो आएगा सामाजिक विषमताएं यानी जाति। तो बंधुत्व का जो टॉपिक था वो यहीं समाप्त होता है। अब आएगा अगला टॉपिक जाति, जिसके बारे में हम आपको कल चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताते चलें कि इतिहास विषय के प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको विशेष कौशल और कुशलता की आवश्यकता है। यदि प्रश्नों का उत्तर आप सारगर्भित तरीके से नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर प्राप्त नहीं होंगे। आप प्रश्नों का उत्तर सारगर्भित तरीके से लिखें, अर्थात जितना पूछा गया है, जो पूछा गया है उसको ही लिखें। और अगर आप अभी से तैयारी करना प्रारंभ करेंगे तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जो हमारी छात्राएं हैं वो तो मेहनती हैं ही हैं। हम छात्रों से भी अपील करते हैं कि छात्राओं का अनुकरण करें और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स तैयार करें। हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आप जानते हो कि हमेशा नकल विहीन परीक्षा हो रही है। अब नकल तो ज़रा सा भी
रह ही नहीं गया है। अब आप अपने विवेक और बुद्धि और कुशल और कौशल का इस्तेमाल करते हुए अपनी परीक्षा का संचालन करें और उसी के आधार पर तैयारी करें। इसलिए सरकार की मंशा के अनुरूप यह ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है और सभी विद्यालयों में, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में भी इसी माध्यम को अपना करके शिक्षा दी जा रही है। और मैं आपको नियमित रूप से इतिहास विषय का प्रतिपादन करता हूँ, व्याख्यान के द्वारा आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ जो भी विषय हम आपको पढ़ाते हैं आपको परेशानी ना हो, इसलिए उन सारी चीज़ों को, उन सारी विषय वस्तु को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं ताकि आप वहाँ से उसको लेकर के अपने नोट्स तैयार कर लें। ज़रा सा भी आलस ना करें, आप घर पे बैठ के खूब सारा पढ़ाई करें। जो छात्राएं अभी तक नहीं जान पाई हैं और जिन छात्राओं को मेरे चैनल के बारे में जानकारी हो गई है, वो किसी भी माध्यम से उन छात्राओं को सूचित कर दें जो अभी इतिहास विषय को नहीं पढ़ पाई हैं, क्योंकि अभी सारा उसी हमारे YouTube चैनल पर सारा चीज़ लिखा हुआ है। आपको जब मौका मिले, समय मिले, तब आप नोट्स तैयार कर लीजिए बैठ करके। सारे व्याख्यान उसी पर डे बाय डे पढ़े हुए हैं और जब कक्षाएं चलेंगी तब हम आपको फिर से पढ़ाएंगे ही, बताएंगे ही। लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने वो काम कर दिया है और मैं लगातार ये करता ही रहूँगा। तो आपका विषय और आपका जो पाठ्यक्रम है वो अधूरा नहीं रहेगा, वो पूरा रहेगा और रिवीजन के साथ पूरा रहेगा। रहेगी बात लघुत्तरीय, अतिलघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, तो जब क्लास खुलेगा तब हम उसको आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर भी हम निशान लगा देते हैं, अभी आप तैयारी करते रहें। कल का टॉपिक होगा सामाजिक विषमताएं, जो जाति व्यवस्था के बारे में होगा। इसके बारे में आप अभी से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आजकल वर्ण व्यवस्था के और जाति व्यवस्था के बारे में तमाम प्रश्न उठ रहे हैं और तमाम चर्चाएं चल रही हैं इस समय ख़ास तौर से। तो आप उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। साथ ही साथ एक अपील कोरोना वायरस के संबंध में मैं आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, ये एक ऐसी महामारी है, ये वैश्विक, जिसके साथ अब हमें जीना सीखना होगा। तमाम डॉक्टर्स का ये मानना है कि ये बीमारी अभी जाने वाली नहीं है, इसका हमें सामना करना पड़ेगा। तो अब कैसे सामना करेंगे हम? जैसे हम अन्य बीमारियों के साथ जीवन जीना सीख गए हैं, वैसे ही हमें अब इस कोविड-19 के साथ ही जीना सीखना होगा। हमें प्रिकॉशन क्या क्या लेने हैं? सबसे पहले तो हमें प्रिकॉशन स्वयं के बारे में लेना है कि हमें साफ़ सुथरा रहना है, साफ कपड़े पहनने हैं, लोगों से बातचीत करने में एक उचित दूरी बनानी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के साथ रहना है, बाहर कम से कम निकलना है। लेकिन आप बाहर निकलिए तो आप मुंह पे मास्क लगा करके, हाथ में ग्लव्स पहन के निकलिए। बाद में अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें, खाने के बाद, खाने के पहले, खाने के बाद, जब भी आपको मौका मिले कुछ भी करें, लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस विषय में जागरूक करते रहें, तो हम इस बीमारी का सामना कर सकते हैं। ये बीमारी अभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ये प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में भी कहा है और आप भी ये जानते हैं कि लगातार गोंडा में भी केसेस बढ़ रहे हैं और बाहर तो बढ़े हुए हैं। लॉकडाउन का समय चल रहा है। ऐसे में इस समय का हम सदुपयोग करें, अपनी पढ़ाई के लिए करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम इतिहास विषय के संबंध में बताएं और उनको इस ग्रुप में जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।